welcomes you all in the 21st lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have discussed universal motor in the last lecture, right? So we will just overlook what we have discussed in the last lecture, right? So we have discussed universal motor construction, right? Then its working principle, then its types, that is non-compensated type and compensated type of universal motor. So these are the two diagrams for non-compensated and compensated type of motor, right? Then we have discussed the torque speed characteristics of universal motor, and lastly we have discussed the applications of universal motor. Then also we have discussed the DC series motor modifications. ठीक है, DC सीरीज मोटर्स में कुछ हमें मॉडिफिकेशंस करने होते हैं ताकि हमारी DC सीरीज मोटर एसी सप्लाई पे हमारी वो ऑपरेट हो सके, इसलिए हमें डीसी सीरीज मोटर में कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं. ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशंस मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताए हैं. ठीक है, डीसी सिरीज मोटरलाच आपण एसी सप्लायवरती ऑपरेट करू शकतो, पण त्यासाठी आपल्याला डीसी सिरीज मोटरमध्ये काही मॉडिफिकेशंस करायला लागतात. ते मॉडिफिकेशंस इथं मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरमध्ये ऑलरेडी सांगितलेले आहेत. ठीक. Now in today's lecture we are going to discuss about the AC series motor, right? So what is AC series motor? So the construction, first of all we'll see the construction. So there are three windings, namely armature winding, main field winding and compensating windings as shown. ठीक है, यहाँ पे तीन वाइंडिंग्स होते हैं एसी सीरीज मोटर में. एक होती है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, तो ये है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग. दूसरी है आपकी मेन फील्ड वाइंडिंग और थर्ड है आपकी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग. ठीक है, और यहाँ पे अपन सिंगल पे सप्लाई देते हैं. ठीक है, सो दी मेन फील्ड एंड आर्मेचर फील्ड और ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. यहाँ पे जो मेन फील्ड है और आर्मेचर है आपकी आर्मेचर फील्ड, इन दोनों को कभी भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं. बट द पोजीशन ऑफ कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कैन बी चेंज, और ये कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को वहाँ पे पोजीशन आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, जी मेन फील्ड आहे आणि आर्मेचर फील्ड आहे आपली, ही जी मेन फील्ड वाइंडिंग आहे आणि आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग आहे. ठीक आहे, या दोन्ही आपण कधीही कनेक्ट करताना सिरीज मध्ये कनेक्ट करतो एकमेकांच्या. आणि जी पोझिशन आहे आपली कंपेन्सेटिंग वाइंडिंगची, ती मात्र आपली चेंज होऊ शकते. तर ही फर्स्ट डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसते की ही कंपेन्सेटिंग वाइंडिंग मेन फील्ड वाइंडिंग आणि आर्मेचर वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहे. आणि इथं मेन फील्ड आणि आर्मेचर वाइंडिंग सिरीज मध्ये आहेत एकमेकांच्या कनेक्टेड, पण कंपेन्सेटिंग वाइंडिंग ही इटसेल्फ शॉर्ट सर्किटेड केलेली आहे. ठीक आहे, हे कंपेन्सेटिंग वाइंडिंग इटसेल्फ शॉर्ट सर्किट केलेली आहे. ठीक आहे, तर त्यामुळे आपण पोझिशन जी आहे कंपेन्सेटिंग वाइंडिंगची ती चेंज करू शकतो. क्लियर आहे. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी सीरीज मोटर. नाउ विल सी द ऑपरेशन. सो द मेन फील्ड प्रोड्यूसेस फ्लक्स इन द एयर गैप. मेन फील्ड की वजह से वहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है एयर गैप में, एंड द आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट्स इन इट, और उसमें आपकी आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट होती है. ठीक आहे, मेन फील्ड प्रोड्यूस करते तिथं फ्लक्स एअर गॅपमध्ये, आणि आपली आर्मेचर वाइंडिंग त्या फ्लक्स मध्ये काय होत असते, रोटेट होत असते. नाउ ड्यू टू द इंटरॅक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द टू वाइंडिंग्स. ठीक आहे, ड्यू टू द इंटरॅक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द टू वाइंडिंग, म्हणजे जे इंटरॅक्शन होते मॅग्नेटिक फील्डचं दोन्ही वाइंडिंगने जे प्रोड्यूस केलेली आहे, त्यामुळं आपली आर्मेचर वाइंडिंग काय होते, तिथल्या फ्लक्स मध्ये रोटेट होत असते. आणि ते फ्लक्स कोण प्रोड्यूस करतो, आपलं मेन फील्ड वाइंडिंग एयर गैप. क्लियर, मेन फील्ड प्रोड्यूस करता है यहाँ पे फ्लक्स एयर गैप में, और जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो उसमें रोटेट होती रहती है, क्योंकि जो इंटरक्शन है दो मैग्नेटिक फील्ड का जो दोनों वाइंडिंग ने प्रोड्यूस की है, उसकी वजह से आपकी आर्मेचर वाइंडिंग वो वहाँ के फ्लक्स में रोटेट होती रहती है. ठीक. Then next point है, the compensating winding can be connected either in series with the armature. Compensating winding जो है वो आपके either आपके आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड होती है, या फिर इट कैन बी शॉर्ट सर्किटेड इटसेल्फ. इट कैन बी शॉर्ट सर्किटेड इटसेल्फ. ये यहाँ पे सेकंड फिगर में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट की है इटसेल्फ से, और यहाँ पे आर्मेचर के
सीरीज में यहाँ पे कंपेंसेटिव वाइंडिंग कनेक्ट की है। ऐसे दो डायग्राम यहाँ पे एसी सीरीज मोटर के दिखाए हैं, ठीक है। तो ये टाइप के मोटर को बोलते हैं कंपेंसेटिव टाइप ऑफ एसी सीरीज मोटर, और इसको बोलते हैं नॉन कंपेंसेटेड टाइप ऑफ एसी सीरीज। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, देन आर्मेचर वाइंडिंग एक्ट्स एज अ प्राइमरी वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे आपकी प्राइमरी वाइंडिंग बोल के एक्ट होती है, ठीक है। एंड इट्स एमएमएफ गेट्स न्यूट्रलाइज्ड बाय सेकेंडरी एमएमएफ। उसका जो एमएमएफ होता है यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है सेकेंडरी ईएमएफ। और ये सेकेंडरी ईएमएफ किससे प्रोड्यूस किया होता है? बाय शॉर्ट सर्किटेड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। बाय शॉर्ट सर्किटेड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग ये प्रोड्यूस किया होता है, ठीक है। समझ में आया? आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे आपकी प्राइमरी वाइंडिंग बोल के एक्ट होती है, और आर्मेचर वाइंडिंग का जो ईएमएफ उसको न्यूट्रलाइज करता है वहाँ का सेकेंडरी ईएमएफ, तो सेकेंडरी ईएमएफ शॉर्ट सर्किटेड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। समझ लो, आर्मेचर वाइंडिंग इथं प्रायमरी वाइंडिंग म्हणून ऍक्ट होते आपली, आणि आर्मेचर वाइंडिंगचं जे एमएमएफ आहे ते न्यूट्रलाइज होतं सेकंडरी एमएमएफ कडून, ठीक आहे. ते सेकंडरी एमएमएफ कोण प्रोड्यूस करतो? शॉर्ट सर्किटेड कंपेन्सेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। So thus the compensating winding is used to neutralize the effect of armature reaction. त्यामुळे कंपेन्सेटिंग वाइंडिंग तिथे यूज होते जो आर्मेचर रिएक्शनचा इफेक्ट आहे त्याला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी. क्लियर आहे? दिस इज अबाउट दी principle of operation of the AC series motor. Now we'll see the speed control. आता speed control कशी करू शकतो आपण AC series motor? So here first point is that the speed of an AC series motor may be controlled efficiently by using a tap changing transformer. एक tap changing transformer use करके हम सिंगल फेज AC सीरीज मोटर की स्पीड efficiently वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज दी स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक। ये क्या होती है आपकी? स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक होती है, ठीक है। ही स्पीड आहे एसी सिरीज मोटरची, ती आपण इफिशियंटली कंट्रोल करू शकतो। कशी कंट्रोल करू शकतो? बाय युजिंग अ टॅप चेंजिंग ट्रान्सफॉर्मर। टॅप चेंजिंग ट्रान्सफॉर्मर यूज करून आपण स्पीड जी आहे एसी सिरीज मोटरची ती इफिशियंटली कंट्रोल करू शकतो, आणि यालाच म्हणतो आपण सिंपल स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिला आहे, द स्पीड ऑफ एन एसी सीरीज मोटर may also be controlled by applying a variable frequency stator voltage from an inverter. आपण एसी सिरीज मोटरची दुसऱ्या प्रकारे सुद्धा स्पीड कंट्रोल करू शकतो। ते दुसरी मेथड काय आहे? तर आपल्याला एक व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी स्टेटर व्होल्टेज हे इन्व्हर्टर कडून घ्यायचंय आणि ते अप्लाय करायचं आपल्याला एसी सिरीज मोटर, ठीक आहे। एक व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी स्टेटर व्होल्टेज घ्यायचंय आपल्याला इन्व्हर्टर कडून आणि ते अप्लाय करायचंय आपल्याला एसी सीरीज मोटरला इतनी स्पीड कंट्रोल करने। क्लियर है? ये सेकंड मेथड से भी आप एसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन? एक वेरिएबल फ्रिक्वेंसी स्टेटर वोल्टेज जो इन्वर्टर की तरफ से आ रहा है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं एसी सीरीज मोटर को, और उसकी स्पीड इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है स्पीड कंट्रोल के एसी सीरीज मोटर। अभी उसका डायरेक्शन कैसे रिवर्स कर सकते हैं? सो द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल इज अचीव्ड बाय रिवर्सिंग द कनेक्शंस टू आइदर द आर्मेचर ऑफ फील्ड। अगर आपको एसी सीरीज मोटर की डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो आपको वहाँ के आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शंस को रिवर्स करना होगा, ठीक है। आर्मेचर या फिर फील्ड वाइंडिंग के, दोनों वाइंडिंग के साइमल्टेनियसली नहीं, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग के या फिर फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शंस को रिवर्स करना होगा, तब आपके एसी सीरीज मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। समझलं? समजलं? एक तर आर्मेचर किंवा फील्ड वाइंडिंगचे टर्मिनल्स किंवा कनेक्शन काय करायचे तर आपल्याला रिवर्स करायचे, तेव्हाच आपल्याला एसी सीरीज मोटरची डायरेक्शन आहे ती रिवर्स करता येते। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी सीरीज मोटर। इधर डायग्राम जिसके तुम्हारा यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में कि वाई एक्सिस पे हमने स्पीड डिनोट किया है और वाई एक्स एक्सिस पे हमने टॉर्क डिनोट किया है। जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी मिलती है अपने को, और जब हम उसको एसी सप्लाई देते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी मिलती है, ठीक है।
So torque speed characteristic of AC series motor is shown in the figure. So it is clear that AC series motor develops high torque at low speed and vice versa. ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक से हमें ये पता चलता है कि एसी सीरीज मोटर क्या करती है, वहाँ पे हाई टॉर्क प्रोड्यूस करती है लो स्पीड से लो स्पीड पे। ठीक है, एसी सीरीज मोटर हाई टॉर्क प्रोड्यूस करती है लो स्पीड पे एंड इसके अपोजिट वाइस वर्सा। ठीक है, समझ रहा है, एसी सीरीज मोटर हाई टॉर्क इथं प्रोड्यूस करते लो स्पीडला आणि त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट म्हणजे लो टॉर्क प्रोड्यूस करते हाई स्पीडला। क्लियर आहे? सो इट इज बिकॉज हे कशामुळे होतं, इट इज बिकॉज अन इन्क्रीजिंग टॉर्क रिक्वायर्स अन इन्क्रीजिंग आर्मेचर करंट। इन्क्रीज जर होत असेल तिथला टॉर्क तर तिथला आर्मेचर करंट सुद्धा आपला इन्क्रीज होणं गरजेचं आहे, विच इज ऑल्सो द फील्ड करंट इन दी सीरीज मोटर, आणि तोच आपला फील्ड करंट असणार है सीरीज मोटर में। ठीक है, अगर वहां का टॉर्क इंक्रीज हो रहा है आपका, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग टॉर्क हो रहा है आपका, ठीक है, तो आपका आर्मेचर करंट भी वहां पे इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, और वही आर्मेचर करंट ये क्या रहेगा आपका, विच इज ऑल्सो दी फील्ड करंट इन दी सीरीज मोटर का फील्ड करंट हो। ठीक है, सो द रिजल्ट इज दैट, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, द फ्लक्स इज स्ट्रेंथन, वहां का फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेंथन हो जाएगा एंड हेंस स्पीड ड्रॉप्स, उसकी वजह से आपकी स्पीड क्या होगी, ड्रॉप होगी, क्योंकि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हम क्या बोलते हैं, फाइव, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल फाइव। तो फ्लक्स स्ट्रेंथन हो गया यानी फ्लक्स इंक्रीज हो गया, तब स्पीड क्या होगी आपकी, ड्रॉप हो जाएगी। क्लियर है? नाउ द मेन फीचर्स ऑफ द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीरीज मोटर आर एज बिलो। इसके जो मेन फीचर्स है वो है नीचे दिए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मेन फीचर है उसका, it has high starting torque because initial torque is proportional to Ia square। इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है अपने को जो मोटर में, एसी सीरीज मोटर में, क्योंकि टॉर्क इनिशियल टॉर्क किसको प्रोपोर्शनल होता है, वहाँ की स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट को। ठीक है, तो उसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क हमें यहाँ पे हाई मिलता है। सेकंड फीचर है, इट इज वेरिएबल स्पीड मोटर एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट स्पीड एज लोड चेंजेस। ये एक आपकी वेरिएबल स्पीड मोटर है और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है उसकी स्पीड जब आपका लोड वहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, हे आहे तुमचं सेकंड फीचर मोटरचं, ही एक व्हेरिएबल स्पीड मोटर आहे आणि ती ऑटोमॅटिकली त्याची स्पीड ऍडजस्ट करते जसं आपला लोड चेंज होतोय। ठीक आहे, थर्ड फीचर आहे फॉर डीसी सीरीज मोटर, द टॉर्क ऑप्टेन इज समवॉट हाय दॅन एसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर मध्ये जो टॉर्क ऑप्टेन होतो तो समवॉट हाय असतो एसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क जो ऑप्टेन होता है वो हाई होता है एसी सीरीज मोटर से। क्लियर है? तो ये है आपकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी सीरीज मोटर। एंड लास्ट पॉइंट, here are the applications of AC series motor. So where high starting torque is required, we can use the AC series motor। then second, stone crushing मशीन में यूज होती है, वॉशिंग मशीन में यूज होती है, मिक्सर्स ग्राइंडर्स में यूज होती है मोटर, फूड प्रोसेसर्स में यूज होती है, स्मॉल ड्रिलिंग मशीन में यूज होती है, इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज होती है ये एसी सीरीज। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एसी सीरीज। क्लियर है? समझ में आया? कुछ डाउट है एसी सीरीज मोटर में? ठीक है, कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नाउ लास्ट मोटर, that is unexcited single phase synchronous motor। unexcited single phase synchronous motors। ठीक, so these motor have some features। so first feature है उसका, operate from single phase AC supply। ये सिंगल फेज AC सप्लाई से ऑपरेट होते हैं। देन रन एट अ कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड पे रन होते हैं, दैट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग फ्लक्स। देन नो डीसी एक्साइटेशन फॉर द रोटर्स, वहाँ पे डीसी एक्साइटेशन रोटर को देने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनएक्साइटेड। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अनएक्साइटेड। तो यहाँ पे रोटर को एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन देने की जरूरत नहीं है। देन फोर्थ इसका फीचर है, दे आर सेल्फ स्टार्टिंग, ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ठीक है, तो ये कुछ चार फीचर्स है
ये अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की, और इसके दो टाइप्स है यहाँ पे। एक होता है आपका रिलक्टेंस मोटर और दूसरा होता है आपका हिस्टेरेसिस मोटर। तो ये दोनों में से हमें सिर्फ हिस्टेरेसिस मोटर देखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही ऊपर दिया है। So here, this is the diagram for hysteresis motor. Here, black color dots are the auxiliary winding, and here white color dots are the main winding. हे जे ब्लॅक कलरचे डॉट्स दाखवलेले आहेत, ती आहे आपली ऑक्झिलरी वाइंडिंग, आणि व्हाईट कलरचे जे डॉट्स दाखवलेले आहेत, ती आहे आपली मेन वाइंडिंग. हा मिडलचा सगळ्यात मिडलचा पार्ट आहे आपला शाफ्ट, हा आहे आपला स्टेटर. नाव हे जे दिसतंय तुम्हाला ग्रीन कलरचं, दॅट इज कॉल्ड एज रोटर ऑफ क्रोम स्टील. क्रोम स्टीलचा एक रोटर आहे तिथं. हा जो व्हाईट कलरचा आहे तो आहे आपला एअर. क्लियर आहे? दिस इज द सिंपल डायग्राम फॉर हिस्टेरेसिस. Now we'll see what is hysteresis motor is construction working. Right? So it is a single phase motor. ये भी आपकी एक सिंगल फेज मोटर है, कुछ ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द हिस्टेरेसिस इफेक्ट. इसका ऑपरेशन आपके हिस्टेरेसिस इफेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है, तो ऐसी सिंगल फेज मोटर को बोलते हैं हिस्टेरेसिस मोटर. तो हिस्टेरेसिस इफेक्ट क्या है आपका? मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूसिंग में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स. मैग्नेटाइजेशन जो प्रोड्यूस किया होगा आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, वो लैगिंग में रहेगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स. ठीक आहे, ते मॅग्नेटायझेशन प्रोड्यूस केलेलं असेल एखाद्या फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलने, ते लॅगिंग मध्ये असणारे कुठल्या मॅग्नेटायझिंग फोर्स आहे. या हिस्टेरेसिस इफेक्ट वरती ही मोटर ऑपरेट होते, म्हणून तिला नाव दिलेलं आहे हिस्टेरेसिस मोटर. क्लियर आहे? नाउ विल सी द कंस्ट्रक्शन. So here, first point is given as a stator designed to produce a synchronously revolving field from a single phase supply. स्टेटर आपण डिझाइन केलेलं असतं सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस होण्यासाठी सिंगल फेज सप्लाई पासून. ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटर डिजाइन किया होता है वो ऐसे डिजाइन किया होता है कि उसमें क्या करना चाहिए, सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग फील्ड सिंगल फेज एसी सप्लाई से वहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक, ऐसा उसका स्टेटर डिजाइन किया होता है. सो दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर टाइप कंस्ट्रक्शन. ये कब अब अकम्प्लिश्ड होता है? जब हम वहाँ पे परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर टाइप का कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं. ठीक है, समझना है? सो कॉन्सिक्वेंटली बोथ द वाइंडिंग, दैट इज स्टार्टिंग एज वेल एज मेन वाइंडिंग. यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली जो दो वाइंडिंग है अपने पास, एक है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरे है मेन वाइंडिंग, रिमेन कनेक्टेड इन द सर्किट. ये आपके सर्किट में ही कनेक्टेड रहते हैं ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन एज वेल एज एट द स्टार्टिंग. दोनों कंडीशन में, रनिंग कंडीशन और स्टार्टिंग कंडीशन में, जो दोनों वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग आपके रिमेन कनेक्टेड रहते हैं सर्किट में. एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज सो एडजस्टेड एज टू रिजल्ट इन अ फ्लक्स रिवॉल्विंग एट अ सिंक्रोनस स्पीड. और वहाँ के कैपेसिटेंस की वैल्यू ऐसे तरीके से एडजस्ट की होती है कि उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, एक फ्लक्स रिवॉल्विंग एट अ सिंक्रोनस स्पीड. आपका फ्लक्स वहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड से वहाँ पे रिवॉल्व होता है, ऐसा आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलता है. ठीक है, ऐसे हमें वैल्यू कैपेसिटेंस की एडजस्ट करनी होती है कि हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, कि वहाँ का फ्लक्स जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व होना चाहिए. क्लियर है? देन नेक्स्ट पॉइंट दिया है रोटर कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मूथ सिलेंडर ऑफ मॅग्नेटिकली हार्ड स्टील. याच्यामध्ये एक रोटर असतं, जे एक स्मूथ सिलेंडर जे आहे मॅग्नेटिकली हार्ड स्टीलचं, त्याच्यापासून बनलेलं असतं. एक रोटर असतं, त्याच्यापासून बनलेलं आहे स्मूथ सिलेंडर ऑफ मॅग्नेटिकली हार्ड स्टील पासून ते बनवलेलं असतं. विदाउट वाइंडिंग और टीप, याच्यावरती वाइंडिंग नसते रोटरवरती किंवा टिप्स पण नसतात. ठीक आहे, तर अशा टाईपचं हे रोटर इथं असतं. देन याचं ऑपरेशन कसं होतं ते पाहू आपण. तो फर्स्ट पॉइंट दिला आहे, वेन द स्टेटर इज एनर्जाइज फ्रॉम सिंगल फेज सप्लाय. जेव्हा स्टेटर आपलं सिंगल फेज सप्लाय पासून एनर्जाइज केलं जातं. ठीक आहे, देन अ सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग फील्ड assumed in anti-clockwise direction. एक सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग फील्ड जी आपण एका अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये अजून केली, ती प्रोड्यूस होते. कशामुळं? ड्यू टू स्प्लिट फेज ऑपरेशन.
स्प्लिट फेज ऑपरेशनमुळे तिथं एक सिंक्रोनसली रिव्हॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस होत असते. ठीक आहे, जेव्हा आपण स्टेटरला एनर्जाइज करतो सिंगल फेज सप्लाई पासून. क्लियर है कि जब हम स्टेटर को एनर्जाइज करते हैं सिंगल फेज सप्लाई से, तब वहाँ पे एक सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से स्प्लिट फेज ऑपरेशन की वजह से. ठीक है. देन सेकंड पॉइंट दिया है, द रिवॉल्विंग स्टेटर फ्लक्स मैग्नेटाइजेस द रोटर. वहाँ का रिवॉल्विंग स्टेटर जो फ्लक्स है, स्टेटर फ्लक्स है, वो क्या करता है, आपकी रोटर को मैग्नेटाइज करता है. रिवॉल्विंग स्टेटर फ्लक्स वहाँ पे रोटर को मैग्नेटाइज करता है. And due to the hysteresis effect, the axis of magnetization of rotor will lag behind the axis of stator field by hysteresis lag angle. और यहाँ पे hysteresis effect की वजह से जो एक्सिस है आपके रोटर के मैग्नेटाइजेशन का, एक्सिस जो है आपके रोटर के मैग्नेटाइजेशन का, वो लैगिंग बिहाइंड में होता है आपके स्टेटर फील्ड के एक्सिस से. स्टेटर फील्ड के एक्सिस से वो लैगिंग में होता है. कितने एंगल से? एक हिस्टेरेसिस लैग एंगल से. ठीक है. एंड द रोटर एंड स्टेटर पोल्स आर लॉक. वहाँ पे रोटर एंड स्टेटर पोल्स आपके लॉक होते हैं. ठीक है, लॉक्ड होते हैं. एंड इफ द रोटर इज स्टेशनरी, आपका रोटर जब स्टेशनरी रहता है, देन द स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय, वहाँ का स्टार्टिंग टॉर्क का ये इक्वेशन दिया है, PS इज प्रोपोर्शनल टू पाई एस पाई आर साइन अल्फा, where pi s is the stator flux and pi r is the rotor flux. क्लियर है? समजलं की रिव्हॉल्विंग स्टेटर फ्लक्स तिथल्या रोटरला मॅग्नेटाइज करतो आणि तिथल्या हिस्टेरिसिस इफेक्टमुळं जे मॅग्नेटायझेशन आहे रोटरच्या ऍक्सिसचं, द ऍक्सिस ऑफ मॅग्नेटायझेशन ऑफ रोटर, तो लॅगिंग मध्ये असतो, लॅगिंग बिहाइंड मध्ये असतो स्टेटर फील्डच्या ऍक्सिसचा एका हिस्टेरिसिस लॅग अँगलने. आणि इथं रोटर आणि स्टेटरचे पोल्स हे लॉकड असतात. आणि जेव्हा आपलं रोटर हे स्टेशनरी असेल, तेव्हा स्टार्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होतो त्याचं इक्वेशन इथं दिलेलं आहे, PS इज प्रोपोर्शनल टू पाय एस पाय आर साइन अल्फा. पाय एस म्हणजे आपलं स्टेटर फ्लक्स असणार आहे आणि पाय आर म्हणजे आपलं रोटर फ्लक्स असणार आहे. ठीक आहे. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स the rotor accelerates to synchronous speed with a uniform torque. आता याच्यानंतर जे रोटर आपलं ऍक्सेलरेट होतं सिंक्रोनस स्पीडला, ते एका युनिफॉर्म टॉर्कच्या साह्याने ऍक्सेलरेट होतं. ठीक आहे. रोटर ऍक्सेलरेट्स टू सिंक्रोनस स्पीड विथ युनिफॉर्म टॉर्क. रोटर ऍक्सेलरेट होतं युनिफॉर्म टॉर्कच्या साह्याने त्या सिंक्रोनस स्पीडला. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट दिला है, आफ्टर रीचिंग सिंक्रोनिझम द मोटर कंटिन्यूज टू रन एट अ सिंक्रोनस. आपकी सिंक्रोनिज्म जब रीच होता है, ठीक है, सिंक्रोनिज्म जब रीच होता है, तभी तभी भी मोटर आपकी कंटिन्यू रन होती रहती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड से. एंड एडजस्ट इज टॉर्क एंगल, वो आपका है उसका जो टॉर्क एंगल है वो उसको एडजस्ट करती रहती है, सो एज टू डेवलप द टॉर्क रिक्वायर्ड बाय द लोड. जैसे लोड टॉर्क रिक्वायर्ड रहेगा लोड को, वैसे वो वहाँ पे, ठीक है, टॉर्क डेवलप करेगी. सो एज टू डेवलप द टॉर्क रिक्वायर्ड बाय द लोड. लोड को जैसा टॉर्क रहेगा वैसा वो टॉर्क डेवलप करती रहेगी और उसके एडजस्ट वो क्या करेगी, उसका टॉर्क एंगल वैसे करके इसे एडजस्ट करेगी. ठीक है. समझ में आया की जेव्हा सिंक्रोनिझम रीच होईल तेव्हा मोटर ही कंटिन्युअसली रन होईल सिंक्रोनस स्पीडला आणि ती काय करेल, त्याचा टॉर्क अँगल ऍडजस्ट करेल, अशा प्रकारे ऍडजस्ट करेल की जो लोड साठी जो टॉर्क रिक्वायर्ड आहे तो तिथं डेव्हलप केला जाईल. क्लियर. सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द hysteresis motor. Now we'll see the characteristics. So a hysteresis motor can synchronize any load which it can accelerate. hysteresis motor क्या करती है, कौन से भी लोड को सिंक्रोनाइज करती है which it can accelerate, इसको वो क्या कर सकती है, एक्सेलरेट कर सकती है, नो मैटर हाउ ग्रेट द इनर्शिया. वहाँ का इनर्शिया कितना भी रहने दो, आपकी हिस्टेरेसिस मोटर क्या करती है, वहाँ पे सिंक्रोनाइज करती है कौन से भी लोड को. ठीक है. जिसपे वो क्या होती है, एक्सेलरेट होती है. और वहाँ का कितना भी आपका ग्रेट इनर्शिया रहने दो, उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता उस पर. तो इट इज बिकॉज द टॉर्क इज यूनिफॉर्म. ये किसकी वजह से होता है, वहाँ का टॉर्क आपका यूनिफॉर्म होता है फ्रॉम स्टैंड स्टिल टू सिंक्रोनस स्पीड तक.
स्टैटिक कंडिशन से सिंक्रोनस स्पीड तक आपका टॉर्क युनिफॉर्म होता है. ठीक आहे. समजलं? हा पहिला पॉईंट दिलाय. हिस्टेरेसिस मोटर काय करते, कुठल्याही लोडला सिंक्रोनाइज करते, त्याच्यावरती ती ऍक्सेलरेट होत असते. मग तिथला इनर्शिया कितीही ग्रेट असला तरी त्याचा काही इफेक्ट होत नाही. हे कशामुळे होतं, कारण तिथला टॉर्क हा आपला युनिफॉर्म असतो स्टँड स्टील कंडिशन पासून सिंक्रोनस स्पीड पर्यंत. ठीक आहे. ही पहिली कॅरेक्टरिस्टिक आहे. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक आहे की द रोटर हॅज नो टीथ. आपल्याला माहिती आहे का रोटरवरती टीथ नाहीये, जे सेलियन पोल सुद्धा नाहीये किंवा कुठलीच वाइंडिंग सुद्धा नाहीये. तो हिस्टेरेसिस मोटर ही इनहेरंटली क्वाइट. त्यामुळे हिस्टेरेसिस मोटर जी आहे ती आपली इनहेरंटली क्वाइट आहे अँड प्रोड्यूसेस स्मूथ रोटेशन ऑफ द लोड. आणि ते प्रोड्यूस करते स्मूथ रोटेशन लोड. ठीक है. यह है आपकी सेकंड कैरेक्टर. समझ में आया कि यहाँ पे रोटर पे कोई कौन से भी टिप नहीं है या फिर सेलियंट पोल्स नहीं यूज किए हैं हमने यहाँ पे, या फिर वाइंडिंग भी नहीं है. तो आपकी हिस्टेरेसिस मोटर इनहेरेंटली क्वाइट है, उसका ऑपरेशन क्वाइट है और वो प्रोड्यूस करती है स्मूथ ऑपरेशन, स्मूथ रोटेशन ऑफ लोड. ठीक है. ये है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है द रोटर टेक्स ऑन द सेम नंबर ऑफ पोल्स एज द स्टेटर फील्ड. जो रोटर है आपके सेम नंबर ऑफ पोल्स को लेता है जितने आपके स्टेटर फील्ड्स के होते हैं. ठीक है. thus by changing the number of stator poles through pole changing connections, तब हम क्या कर सकते हैं, वहाँ के नंबर ऑफ पोल्स को चेंज कर सकते हैं अपन पोल चेंजिंग कनेक्शन से, एंड वी कैन गेट दी सेट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड्स फॉर मोटर. और हम वहाँ पे एक सेट मिलता है सिंक्रोनस स्पीड का मोटर. ठीक है. रोटर काय करतं, इथं स्टेटर फील्डवरचे जेवढे नंबर ऑफ पोल्स आहेत तेवढेच घेतं आणि त्यामुळं जस्ट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, ते आपण स्टेटर पोल्स आहेत त्यांना चेंज करून पोल चेंजिंग कनेक्शन्स नो आपण एक तिथं सेट जो आहे सिंक्रोनस स्पीडचा तो मिळवू शकतो. ठीक आहे. So these are the characteristics of the hysteresis motor. And last point is the applications. ठीक आहे. applications काय काय असतील मग, हिअर ड्यू टू देअर क्वाइट ऑपरेशन, मी आताच वरती सांगितलं hysteresis मोटरचं ऑपरेशन कसं आहे, क्वाइट आहे अँड ॲबिलिटी टू ड्राईव्ह हाय इनर्शिया लोड्स. त्याच्यामध्ये ॲबिलिटी सुद्धा आहे हिस्टेरेसिस मोटरमध्ये हाय इनर्शिया लोड्सला ड्राईव्ह करण्याची. त्यामुळं हिस्टेरेसिस मोटर्स आर पर्टिक्युलरली वेल सुटेड फॉर ड्रायव्हिंग. त्यामुळे हिस्टेरेसिस मोटर ही पर्टिक्युलरली वेल सुटेड असते हे फॉलोइंग टाईपचे लोड ड्राईव्ह करण्यासाठी. त्यामध्ये पहिला आहे इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, दूसरा आहे आपला टायमिंग डिव्हाइसेस, थर्ड आहे आपला टेप डेक्स, एंड फोर्थ है आपका फ्रॉम टेबल्स एंड अदर प्रिसिजन ऑडियो इक्विपमेंट. तो ये सारे में आपकी हिस्टेरेसिस मोटर वहाँ पे यूज होती है. क्लियर है, समझ में आया? सो थैंक यू. Here completes your second topic. That is the name of our second topic is single phase induction motor. तो क्या क्या पढ़ा हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स पढ़े हमने, 4 टाइप्स है उसमें. एक है आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा है आपका स्प्लिट फेज को दूसरा नाम है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर. देन सेकंड टाइप है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर. थर्ड टाइप है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर. फोर्थ टाइप है आपका शेडेड पोल मोटर. ये 4 टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स है. देन उसके बाद हमने पढ़ा रिपल्शन टाइप ऑफ मोटर. देन हमने पढ़ा यूनिवर्सल टाइप ऑफ मोटर. देन हमने पढ़ा एसी सीरीज मोटर एंड लास्ट में हमने पढ़ा हिस्टेरेसिस मोटर. इतना सारा सिलेबस हमारे सेकंड चैप्टर में इंक्लूड था, दैट इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है. तो ये सेकंड चैप्टर में आपको किसी को कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. ठीक है. So thank you for watching this video lecture again. We will meet in the next lecture.